तो आइसोमेरिज्म जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, इसका फंडा क्या है जरा समझ लेते हैं, विद कीपिंग इन माइंड आवर बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स खास करके 3D सीरीज पे हमने बहुत फोकस किया था, ये मत भूलना बच्चों। स्कैंडियम से जिंक तक की जो सीरीज थी उस पे हमने फोकस किया था, है ना। तो आइसोमेरिज्म आप लोगों को पता है, एवरीबॉडी नोज, मैं ऑर्गेनिक में डे 1 से सिखाते आ रहा हूं। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, एवरीबॉडी नोज। क्या होता है आइसोमेरिज्म बच्चों? दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। उसके हजारों वैरायटीज हमने ऑर्गेनिक में किए हुए हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। यहां पर द गुड पार्ट, बिकॉज यू हैव अ बेस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर, द गुड पार्ट इज that the isomers that we are going to study in coordination compounds are similar in name and very similar in overall pattern also। ठीक है, अब उसको जरा अपन सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि किस तरह से अपन लिखने वाले। ठीक है ना, ध्यान से देखना जरा। अपन लिखते थे आइसोमर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे टाइप के, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। सबको याद है ये, स्ट्रक्चरल लिखते थे और स्टीरियो लिखते थे। तो यहां पर भी पहली बात ये तो सेम है, चलो अच्छी बात, ये गुड न्यूज ये कि यहां पर भी स्ट्रक्चरल है और स्टीरियो है। अब वहां पर हम लोग स्ट्रक्चरल में चेन, पोजीशन, है ना, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर, ये सब लिखते थे, है ना। यहां पर आपके पास स्ट्रक्चरल में 4 टाइप के आइसोमर होते हैं। सिंपल टेबल फॉर्मेट में अपन कर रहे हैं। देखो स्ट्रक्चरल में आपके पास कितने टाइप के आइसोमर होते हैं बच्चों? There are 4 different varieties, and 4 different varieties I'll give you a nice shortcut, a nice trick to remember। क्या करने का, आइसोमर याद करने का है तो चिल मारने का। क्या करने का? चिल मारने का, CHIL। क्या याद करेंगे? CHI और L। सिंपल, एकदम सिंपल, CHIL। व्हाट इज CHIL? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, hydrate isomerism, then ionization isomerism and linkage isomerism। 4 कौन से? कोऑर्डिनेट आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर एंड लिंकेज आइसोमर। चारों नाम याद हो जाएंगे, सिंपल है, बोलो हाँ या ना। ट्रिक याद हो जाएगी, चिल, CHIL, एकदम आसान, एकदम इजी बच्चा लोग। ओके, अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, वी विल नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, विल सिंप्लीफाई इट। 4 हो गए। अच्छा, आप एक और चीज, आप जो स्मार्ट बच्चे उन्होंने तो नोटिस कर ही ली होगी वैसे भी, कि जो कोऑर्डिनेट और आयोनाइजेशन है तो हमारे स्फीयर ही है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर पढ़ा है ना मैंने, याद है सबको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? अंदर जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। आयोनाइजेशन स्फीयर कहां था? बाहर था। वर्नर्स थ्योरी में हमने ये दोनों किए, बोलो हाँ या ना। तो ये तो उन स्फीयर से ही रिलेटेड होंगे। हाइड्रेट का मतलब इसका कुछ वाटर मॉलिक्यूल से लेना देना होगा, लॉजिकल है कि नहीं। और लिंकेज का एम्बिडेंटेट लाइगेंड से, क्योंकि वो दोनों साइड से लिंकेज दिखा सकता है। इतनी तो कॉमन सेंस हम तुरंत ही लगा सकते हैं कि हमको रफली आइडिया आ गया। बोलो यस और नो। दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर के 4 टाइप। अभी हर एक को हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, चिंता नहीं करो। स्टीरियो आइसोमर में आ जाओ। स्टीरियो आइसोमर में जब आ जाओगे बच्चों, तो यहां पर ऑर्गेनिक की तरह ही 2 टाइप्स हैं। कौन से 2 टाइप्स हैं ऑर्गेनिक में? याद करो जरा, स्टीरियो आइसोमर में 2 टाइप कौन से ऑर्गेनिक में? एक है हमारा ज्योमेट्रिक और दूसरा है हमारा ऑप्टिकल। सेम है ना? तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम है, सेम। कौन से? हमारे पास है ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल, है ना। एक है ज्योमेट्रिक और एक है ऑप्टिकल। और ज्योमेट्रिक में फर्दर 2 टाइप्स कौन से थे बताओ? ज्योमेट्रिक में फर्दर 2 टाइप्स थे, सिस और ट्रांस। अच्छा, यहां पे मैं कायरल कार्बन की बात करूंगा क्या ऑप्टिकल में? नहीं, मैं कार्बन कंपाउंड्स की बात थोड़ी कर रहा हूं यार, है ना। तो ज्योमेट्रिक में मैं बोलूंगा सिस और ट्रांस ऑब्वियसली। और ऑप्टिकल में मैं अभी सब वेराइटीज जो उसमें हम लोग करते हैं ना, मीजोमर और डायस्टीरियो आइसोमर, और वो सब नहीं करना है। सिंपल आप ऑप्टिकल आइसोमर ये रखो, जहां पर भी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। क्या ये शॉर्ट, ये टर्म मैंने आप लोगों को सिखाया, सबको याद होगा, हैलोजन डेरिवेटिव में रिवाइज भी कराया है। नॉन सिमी, याद है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होती है तब ऑप्टिकल आइसोमर कहलाता है। क्या ये बात सब लोगों को याद है? बोलो हाँ या ना। यस।
तो ओवरऑल आइसोमेरिज्म की पिक्चर क्लियर हो गई बच्चे लोग सबको? ओवरऑल आइसोमर की एकदम इजी पिक्चर ये इतना ही है आइसोमेरिज्म में कि आपके पास स्ट्रक्चरल होगा और स्टीरियो होगा, और साथ ही साथ आपके पास चारों की स्ट्रक्चरल की 4 वैरायटीज और स्टीरियो की 2 वैरायटीज ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल हो जाएगी। जो सीक्वेंस है ऑब्वियसली आपको पता है, हर बार मैं सीक्वेंस तो मैं चेंज कर ही देता हूं, है ना। आई डोंट लाइक द टेक्स्ट बुक सीक्वेंस। पेज नंबर 200 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पे आ जाओ सब लोग, सबके पास टेक्स्ट बुक है, मार्किंग करते जाओ ध्यान से। पहला है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। पहला क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ट्रस्ट मी द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट इज बाय एग्जांपल। आप कोऑर्डिनेशन एग्जांपल आइसोमर का सिर्फ एक एग्जांपल देख लो, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है यहां पर। क्या बोलता है देखो बच्चा लोग, डिफाइन कैसे करना है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। डेफिनेशन is a short answer question, 1 mark question in your board exam, in your theory paper. They show interchange of ligands between cationic and anionic sphere of different metal ions. मतलब कि 2 अलग अलग मेटल के आयन्स हैं, कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है। रिपीट करो मेरे साथ सब लोग, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कब दिखेगा? व्हेन कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स। मतलब इसमें अपने को वो काउंटर आयन नहीं चाहिए, दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे होने चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट वाले, यानी कि कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बट आपने बात नोटिस करी कि यहां पर इसका लाइगेंड NH3 था कोबाल्ट का, और यहां पर इसका कोबाल्ट का साइनाइड हो गया। क्या लाइगेंड उसने एक्सचेंज कर लिए? किए कि नहीं किए? ये तुम्हारा वो अक्षय कुमार वाला जो मीम है वही वैसा हो गया कि दोनों के पास लाइगेंड्स थे, दोनों ने क्या किया? अपने अपने लाइगेंड एक्सचेंज कर लिए। क्लियर बात? एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल एग्जांपल। अब यहां पर कंडीशन आपको समझनी है, और एमसीक्यू में आपको वो कंडीशन पूछ लेगा कि आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है? कैटायन एनायन बोथ आर, दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। क्या ये बच्चों को समझ में आ गया? यस बच्चों। क्या आप खुद से एक एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे? खुद से ट्राई करेंगे, कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिखना चाहोगे? जैसे कि आपको अगर मैं बोल दूं कि आयन के साथ में वाटर था 6 टाइम्स, ठीक है ना। आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 6 है, सबको मालूम है। ओके, तो ये 3+ हो गया। और साथ ही साथ क्रोमियम के साथ में साइनाइड नहीं, कोई और नेगेटिव ले लो जो भी लेना है, समझो क्लोराइड ले लो 6 टाइम्स, तो ये 3- हो गया। करेक्ट हो गई बात। अब क्या करो? उल्टा कर दो, क्रोमियम को वाटर दे दोगे तो CrH2O 6 टाइम्स, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और Fe को आप क्लोरीन दे दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये एकदम बचकांड इजी है? क्या लग रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। बस इतना इजी है कोऑर्डिनेशन। क्यों कोऑर्डिनेशन नाम दिया? क्योंकि भाई लाइगेंड बदला, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कुछ चेंजेस आ गए। क्लैरिटी? बोलो यस और नो। आप खुद से एग्जांपल बना पाएंगे? अच्छा, और एक चीज नोटवर्दी पॉइंट ये भी है कि क्या आपको ये रियलाइज हुआ कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा तभी ये एक्सचेंज पॉसिबल है कि नहीं? ये तो ऑब्वियस बात है बच्चों, ऑब्वियस बात है, राइट। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होगा ही इन ऑल केसेस। ओके, सो दैट इज योर कोऑर्डिनेशन आइसोमर। सिंपल। एग्जाम में क्या आएगा? डिफाइन कोऑर्डिनेशन आइसोमर और आइसोमेरिज्म। 1 मार्क के लिए सिर्फ डेफिनेशन आ सकता है, या डिफाइन या एक्सप्लेन आ गया तो आपको एग्जांपल लिखना और एग्जांपल को एक्सप्लेन करना है। क्लियर? इस तरह से ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो अगर मैं पूरा लिखूंगा तो 2 मार्क के लिए बन जाएगा, सिर्फ डिफाइन करूंगा तो 1 मार्क के लिए बन जाएगा। क्लैरिटी? बोलो यस और नो। अगला देखें हाइड्रेट आइसोमर, जिसको हम लोग सॉल्वेट आइसोमर के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रेट का दूसरा नाम क्या हो गया? हाइड्रेट का दूसरा नाम हो गया सॉल्वेट आइसोमर। नाम से ही पता चल रहा है, वाटर इज बिकॉज वाटर फंक्शंस एज अ सॉल्वेंट। सीधी बात है। अब यहां पर क्या होता है? दे आर अ सब टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर्स। हाइड्रेट क्या है एक्चुअली? दे आर अ सब टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमर। एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं, ध्यान से सुनना। जब वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में इंटरचेंज हो जाए। फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों की वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम पे बाहर हो सकता है .H2O करके? होता है ऐसे केसेस? यस। क्या वाटर मॉलिक्यूल ब्रैकेट के अंदर एक लाइगेंड की तरह होता है, aqua? ये भी देखा है हमने। यस।
तो वाटर मॉलिक्यूल तो दोनों जगह पॉसिबल है, तो जब वो अपनी जगह इंटरचेंज करेगा तो आपको क्या मिलेगा, आयोनाइजेशन आइसोमर मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? अगेन एग्जाम्पल से देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, प्यार से समझ में आएगा। क्या बोलता है, इन कंपाउंड 1 द वाटर इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू क्रोमियम, इज द वाटर डायरेक्टली बॉन्डेड टू क्रोमियम, यस। तो यहां पे पानी क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि लाइगेंड है, क्या लगता है? यहां पर पानी क्या है, यहां पर पानी लाइगेंड है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। दूसरे केस में, दूसरे आइसोमर में पानी क्या है, बाहर चला गया, यानी वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। एकदम बढ़िया, सिंपल। तो आइसोमेरिज्म इतना मजाक है कि भाई आप एग्जांपल देखो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्वेट आइसोमर या हाइड्रेट आइसोमर, सिंपल एग्जांपल के साथ। तीसरा कैटेगरी था आयोनाइजेशन आइसोमर्स। यहां पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ लाइगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। अगर आपको याद हो बच्चों, वर्नर्स थ्योरी सिखाते वक्त मैंने आप लोगों को कोबाल्ट विद अमोनिया और क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया था, यह सबको याद होगा। इस तरह से NH3 3 टाइम्स और Cl 3 टाइम्स, ये वर्नर्स कॉम्प्लेक्स में मैंने समझाया था। अगर याद नहीं तो एक बार जाके वो वर्नर्स वाला पार्ट एक बार रीड कर लेना, याद आ जाएगा। फिर मैंने कहा अच्छा कोबाल्ट में अगर मैं अमोनिया 4 बार कर दूं तो क्लोरीन 2 हो जाएगा और एक क्लोरीन बाहर आ जाएगा, याद आया? अब याद आ गया होगा 100%। ठीक है, फिर अगर मैं कोबाल्ट में एक बार अमोनिया ऐसे 5 बार कर दूं और एक क्लोरीन इधर कर दूं तो 2 क्लोरीन बाहर आ जाएंगे। क्या ये आपको रियलाइज हुआ कि क्लोरीन जो है वो कोऑर्डिनेशन, ब्रैकेट के अंदर था तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था, ब्रैकेट के बाहर गया तो आयोनाइजेशन स्फीयर में आ गया? बोलो हाँ या ना। तो क्या क्लोरीन ने अपनी जगह बदली? हां। तो ये आपस में, ये तीनों जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए, या मैं चौथा और एक स्ट्रक्चर बना दूं, ये सब आपस में क्या है, ये आयोनाइजेशन आइसोमर है। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। समझा? अच्छा, आयोनाइजेशन आइसोमर का मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, और भी अच्छा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन अगर देखना है तो ये एग्जांपल को फॉलो करो। कोबाल्ट के पास 5 अमोनिया है, यहां पर 5 अमोनिया है, सल्फेट और ब्रोमीन, मतलब एक आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर की दो चीजें जो आपस में एक्सचेंज कर दी तो क्या बन गया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बन गया। मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग द नंबर ऑफ अमोनिया आई कैन डू दिस। यस, हाउ? I can make bromine as a ligand and sulfate as here, यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा। बट क्या दोनों का IUPAC नाम अलग होगा बच्चों? होगा ना। अगर आप देखोगे तो IUPAC के रूल मैंने जो आपको सिखाए, और यही तो हमेशा, यही तो मैजिक है। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या सिखाया है, आइसोमर है कि नहीं है कैसा डिसाइड करने का, IUPAC नेम अलग होता है। ये याद होगा, एकदम शुरुआत में 11th स्टैंडर्ड में बताया था, ऑलमोस्ट 2 साल पहले जब पढ़ा रहा था तब, है ना। तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम आप बोलोगे सर पेंटामीन कोबाल्ट, पेंटामीन सल्फेटो, है ना, पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट ब्रोमाइड, बरोबर है। और इसका नाम रहेगा पेंटामीन ब्रोमो कोबाल्ट सल्फेट। क्या दोनों का नाम अलग हो गया? और दैट इज वाई दोनों आइसोमर्स कहलाएंगे। काफी क्लियर? बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल से काफी क्लैरिटी आ जाएगी। अगेन एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है बस वही आप इंग्लिश में लिख दो कि पहले केस में सल्फेट अंदर था, ब्रोमीन बाहर था, दूसरे केस में ब्रोमीन अंदर है, सल्फेट बाहर है, खत्म। एकदम आसान है ना। दोनों का डिसोसिएशन भी अलग तरीके से होगा, सवाल ही नहीं है, तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। वर्नर्स थ्योरी आप सब लोग समझते हो। 3 टाइप के आइसोमर स्ट्रक्चरल में खत्म हो गए। चौथा सी हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, हाइड्रेट हो गया, लिंक अपना आयोनाइजेशन हो गया। चौथा है लिंकेज आइसोमर। चौथा क्या है हमारा? लिंकेज आइसोमर। इसकी कंडीशन क्या है, यह भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के रखना बच्चों। लिंकेज के लिए कंडीशन, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपके पास अगर एम्बिडेंटेट लाइगेंड नहीं होगा, आपके पास एम्बिडेंटेट लाइगेंड नहीं होगा तो लिंकेज आइसोमर नहीं दिखेगा। समझ में आई बात? अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? तो भाई एम्बिडेंटेट की खास एबिलिटी क्या थी, याद करो, मैंने याद करवाया था। वो दोनों तरीके से बॉन्ड कर, दोनों में से किसी एक साइड से ही करेगा
बट दोनों साइड से पॉसिबिलिटी, इसके 3 एग्जाम्पल करवाए थे। कौन से एग्जाम्पल थे याद करना? साइनाइड उसका भाई आइसोसाइनाइड, SCN उसका भाई NCS और NO2 उसका भाई ONO। तीनों एग्जाम्पल याद है सबको? बोलो हाँ या ना। बढ़िया। बस अब यहां पर क्या बोलता है, जैसे नाइट्राइट आप NO2 का एग्जाम्पल ले लो, देखो तो जब NO2 से बॉन्डेड है तो आप बोलते हो N कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो आप बोलते हो O कॉम्प्लेक्स है। नाइट्राइटो N या नाइट्राइटो O, मैंने ऐसा नाम लिखना सिखाया था आपको। तो ये दो आपस में क्या हो गए? आइसोमर्स हो गए। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोमर हो गए। देखो यहां पर कितने शाणे आपके टेक्स्ट बुक वाले, हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स बोला है, लेकिन क्या एम्बिडेंटेड वर्ड नहीं यूज किया है कि नहीं? एम्बिडेंटेड उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। वो ऐसे क्यों नहीं यूज किया? सपोज ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता जिसमें एक ऑक्सीजन भी है, एक नाइट्रोजन भी है, ये भी दे सकता था, ये भी दे सकता था, है ना, तब आपका लिंकेज दोनों साइड से बन रहा है। बट जनरली ऑब्वियसली दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ एम्बिडेंटेड लाइगेंड, ठीक है ना। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमर। तो ये चारों क्लियर हो गए? बोलो बच्चों हाँ या ना। कोऑर्डिनेट, हाइड्रेट, आयोनाइजेशन एंड लिंकेज। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो क्या पूछेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, ये दोनों आपको जरूर वो पूछेंगे। कौन से केसेस में ये दोनों देखने मिलते हैं, मतलब कि वो आपको एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसमें कौन से वाला आइसोमर पॉसिबल है ये बताओ। समझ रहे हो बात को? कौन सा वाला आइसोमर पॉसिबल है ये बताओ, ऐसा वो आपको पूछेगा। जैसे आपको ऑर्गेनिक में वो आपके साथ करता है कि भाई ये कंपाउंड है, बताओ इसका पोजीशन बनेगा या चेन बनेगा या बोथ ऑफ द अबव बनेंगे या मेटामर बनेगा, ऐसा पूछता है ना वो। सेम आपका यहां पर भी क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज में एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल। बोलो यस और नो। वेरी गुड। नाउ लेट्स गो टू द ज्योमेट्रिक आइसोमर। अब ज्योमेट्रिक आइसोमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ऐसी चीज है कि जिसको आप फालतू में अगर कॉम्प्लिकेट करने बैठोगे तो 4 घंटे लगा दोगे, समझ में नहीं आएगा। और अगर प्यार से एकदम मोहब्बत प्यार से एकदम समझोगे तो 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो अपन ऑब्वियसली सेकंड वाली टेक्निक यूज करेंगे। अपन 4 घंटे नहीं वेस्ट करेंगे, अपन 5 मिनट में इसको प्यार मोहब्बत से समझेंगे, ठीक है ना। अब जरा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको सिखाया कि सिस का मतलब जो ग्रुप सेम साइड होते हैं वो सिस, जो ऑपोजिट साइड होते हैं वो ट्रांस। क्या ये मैंने सिखाया? बोलो हाँ या ना। सिखाया, बरोबर है, सबको आता है ये किसी को नहीं आता तो रिवाइज कर लेना। सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये तो सही है, इसका डेफिनेशन नहीं बदला, बट छोटा सा एक मैं मॉडिफिकेशन, आपको एक माइनर मॉडिफिकेशन फाइन ट्यूनिंग करके बता रहा हूं। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा ध्यान में रख लेना कि जब आपको चीजें 180 डिग्री पे इस एंगल पे दिखें, ऑपोजिट मतलब मेरे सामने कुछ है तो मेरे 180 डिग्री एंगल पे रखा है, क्या ये बात सही है? गलत बोल रहा हूं क्या? मैथमेटिक्स के हिसाब से सही बोल रहा हूं? ज्योमेट्री के हिसाब से मेरे सामने कोई चीज रखी है मतलब मेरे 180 डिग्री एंगल पे वो चीज है। तो जब एंगल 180 होगा तब ट्रांस बोलूंगा, 180 के अलावा कोई भी एंगल हुआ तो सिस होगा। क्या ये बात समझ में आई? मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन बदल दिया। अब मैं सेम साइड ऑपोजिट साइड नहीं बोलूंगा, आगे से मैं क्या बोलूंगा ध्यान में रखना बच्चों, जब 180 डिग्री एंगल है तो ट्रांस होगा, नहीं है तो सिस होगा। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बदला, मैंने सिर्फ अलग तरीके से आपको ये बात बताई। क्यों बताई अभी आपको समझ में आएगा कि जहां 180 डिग्री एंगल दिखे वहां बोलना ट्रांस, जहां ना दिखे वहां बोलना सिस। आप बोलोगे ठीक है। अब सवाल ये आता है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये बनता है कि आपको वो कंपाउंड दे देगा और पूछेगा पहला ये बताओ विल दिस और विल दिस कंपाउंड नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर, मतलब ये ज्योमेट्रिक आइसोमर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, पहले ये डिसाइड करो। अच्छा, अगर दिखाएगा तो कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर दिखाएगा? 1 2 3 4, कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर, कितनी पॉसिबिलिटी बने? ये टाइप का सवाल आपको मिलता है क्वेश्चन एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हरा हम लोग इसको क्या करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्सेस के हिसाब से समझते हैं। अब मैंने आपको यह बताया बच्चों कि आपके सिलेबस में 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स है, बताओ कौन से? एक ML4 और एक ML6, 2 ही टाइप के हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। और मैं आपको अभी ये प्रूव करके भी दिखाऊंगा। आप सारे क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन ले आओ, ये 2 कैटेगरी में ही आएगा वो,
इसके अलावा नहीं आने वाला, टेंशन मत लो। तो ML4 में मैंने आपको दो ज्योमेट्री की क्या पॉसिबिलिटीज या दो हाइब्रिडाइजेशन की क्या पॉसिबिलिटीज बताई थी, बताना जरा। सबको आता है ये? यहां पे मैंने बताया था या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा, करेक्ट। और यहां पर एक ही ज्योमेट्री है, कौन सी? ऑक्टाहेड्रल। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल है, क्लियर एकदम, देखो रिवीजन भी हो रहा है। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या तो d2sp3 ऐसा था, है ना, इनर आउटर वो छोड़ दो, था इतना। ML4 में आपके पास ऑप्शन था टेट्राहेड्रल और था स्क्वायर प्लेनर। अब आप बोलोगे सर आप तो आइसोमर सिखा रहे थे, आप ज्योमेट्री में कहां घुस गए? बताता हूं। अब देखो कितना प्यार से समझ में आएगा। मुझे बताओ टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल क्या है? बहुत बेसिक चीजें सबको सिखा चुका हूं पहले। 109 डिग्री 28। कोई ऐसा बच्चा है जो अभी 12वीं के एग्जाम देने जा रहा है जिसको टेट्राहेड्रल का एंगल नहीं मालूम? अगर है तो प्लीज रिवाइज करो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर इतना भी नहीं आता तो यू डोंट डिजर्व टू पास, टू बी ऑनेस्ट, है ना। टेट्राहेड्रल हैज व्हाट बॉन्ड एंगल बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट्स। एवरीबॉडी अग्रीज ऑन दिस? इस पे कोई डिबेट है किसी का? नहीं, सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है 109 डिग्री 28 मिनट। अब मेरा सवाल सुनना, क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जिंदगी में कभी ज्योमेट्री आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखेगा? क्योंकि ट्रांस बनने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर ये तो सही है, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, क्योंकि सारे एंगल क्या हैं? 109 डिग्री 28 मिनट से। बोलो ब्यूटीफुल, यस और नो। तो पहले मैंने एक हटा दिया, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, भाड़ में गया। तो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं दिखेगा। क्या आप लोग ये बात से समझ में आ गया, कन्विंस हो गए? बोलो हाँ या ना। तो जब ज्योमेट्रिक आइसोमर की पॉसिबिलिटी दिखे तो आपको अगर वो एक ऐसा कोई कंपाउंड लाके दे दे जिसका आपको पता है कि इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, उसमें देखना ही नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0 लिख के आ जाना है, खत्म। यस और नो। अब स्क्वायर प्लेनर में आओ। अब स्क्वायर प्लेनर में आओ। अब देखो स्क्वायर प्लेनर में तुमको मैं कैसे पॉसिबिलिटीज समझाता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। और मैथ्स वाले बच्चे अगर पीसीएम वाले हो तो फिर तुम लोग को बहुत मजेदार इसको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाएंगे हम लोग। देखो क्या होता है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर में मुझे बताना ML4 कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारे पास 4 लाइगेंड एक टाइप के, ऐसा हो सकता है? तुम्हारे पास क्या है? 4 लाइगेंड एक टाइप के, ऐसा हो सकता है? जैसे कि समझो कॉपर विथ 4 अमोनिया, करेक्ट। बोलो हाँ या ना। ये एक पॉसिबिलिटी हुई, ठीक है। फिर Ma3B, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हुई, कॉपर विथ 3 अमोनिया और समझो एक क्लोरीन। सो फॉर एवरीबॉडी विद मी, मैं जनरल लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? बढ़िया, एकदम प्यारा। अच्छा, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा? बोलो Ma2B2, ठीक है ना। अब कुछ गधे जरूर ये बोलेंगे सर Ma3B, अरे भाई ये तो सेम हो गया ना। अच्छा, कुछ बोलेंगे नहीं नहीं सर MAB3, कौन ये सोच रहा है? मतलब क्या फर्क पड़ेगा ना, एक लाइगेंड, करेक्ट, ए और बी अलग अलग है, एक लाइगेंड 3 है, दूसरा वाला 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी बनी एवरीबॉडी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर ऐसा क्यों, ऐसा भी बनाओ, 4 अलग अलग लाइगेंड क्यों नहीं बन सकते? MABCD बन सकते हैं, हाँ कि ना। तो आप कितनी भी पॉसिबिलिटीज इसमें बनाते जाओगे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन लगाओगे। बोलो हाँ या ना। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक वो मैथ्स में एक अजीब सा क्वेश्चन हमेशा आता है, वो देयर इज अ बैग, इनसाइड देयर इज रेड बॉल एंड ब्लू बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग रेड बॉल, है ना, वैसा वाला। तो यहां पर वैसा लगा रहा है कि अच्छा ए के साथ में क्या आएगा, बी के साथ में क्या आएगा। अब ब्यूटी यहां पर ये है, आप खुद समझो बात को, कि अगर मैं मेटल को सेंटर में रख दूं बच्चों और मैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बना लूं, मैं क्या बना लूं? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बना दूं। अगर मैं ए ऐसे 4 मेरे लाइगेंड मैंने लगा दिए, तो क्या कोई भी ट्रांस बना? हर किसी भी पोजीशन में ए के बाजू में ही ए आएगा ना, ए के सामने भी ए आ ही रहा है। कुछ नया स्ट्रक्चर बना सकता हूं क्या मैं? मतलब मैं बोलूं अच्छा इसको मैं इधर लेके गया, तो आप बोलोगे सर क्या उखाड़ा, सेम ही तो बना, कुछ नया स्ट्रक्चर बना? नहीं। आइसोमर बनाने के लिए क्या चाहिए? नया स्ट्रक्चर बनना चाहिए। क्या ये बात भेजे में गई?
तो यहां पर अगेन इसको भी रिजेक्ट कर दिया, तो यहां पर भी ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं बन रहा, यहां नहीं बन रहा था, A3B में भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप कैसा भी बना लो, A के सामने A और A के सामने B, ये कॉम्बिनेशन तो आपका फिक्स रहेगा ना, ये तो फिक्स रहेगा, कहीं पे भी कितना भी घुमा लो सेम कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। क्या ये ज्योमेट्री आप लोगों को बेसिक एकदम अच्छे से समझ में आ रही है? बहुत सिंप्लीफाई किया है। यस बच्चों। अच्छा, A2B2 अभी आप लोग गैस कर सकते हो, A2B2 में क्या दिखेगा बताओ। तो आप बोलोगे सर A2B2 में कि AA सिस, AA पड़ोसी, सिस मतलब बाजू बाजू में, और सामने मतलब 180 डिग्री, समझ रहे हो? तो एक बार A के सामने A आएगा और एक बार B के सामने B आएगा, तो आप बोलोगे ठीक है, ऐसा बन गया। तो क्या मेरे पास इन दो स्ट्रक्चर में सारे कॉम्बिनेशंस बन गए? AA सिस, BB सिस, AB, AA ट्रांस, BB ट्रांस, चारों कॉम्बिनेशन बन गए? बोलो हाँ या ना। कितने स्ट्रक्चर बनाए मैंने? 2। तो कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर बने? 2। मैंने 2 ही स्ट्रक्चर बनाए ना बच्चों, 2 स्ट्रक्चर में सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर ली। AA को सिस में रख दिया, BB को भी सिस में रख दिया, एक में ही आ गया ये दोनों। अच्छा, फिर AB को AA को ट्रांस में रख दिया, BB को ट्रांस में रख दिया, ये भी पॉसिबिलिटी एक में ही आ गई। तो कितने टोटल स्ट्रक्चर बने? 2। और कोई स्ट्रक्चर बन सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इजी, समझ में आ रहा है? एकदम आसान। MABCD आपको दूंगा तो क्या बोलोगे? कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर बनाओगे बताओ? आप बोलोगे सर इसमें एक बार A के सामने B लिखोगे तो CD आपस में आ जाएगा सामने सामने, है कि नहीं? फिर एक बार A के सामने C लिखोगे तो BD अपने आप आ जाएगा, लिखना अलग से पड़ेगा कि नहीं? अपने आप आ जाएगा ना, ठीक है। और एक बार A के सामने D लिखोगे तो B और C सामने सामने आ जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ट्रांस ही मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है? क्योंकि पड़ोस में तो कुछ ना कुछ आएगा ही, सिस तो आने ही वाला है, तो क्या सिस को देख के डिसाइड करूं ना ट्रांस को देख के डिसाइड करूंगा? बोलो हाँ या ना। क्लियर बात बच्चे लोग? यस सो नो? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन, ध्यान से देखो। तो अच्छा मुझे बताओ इसमें सारी पॉसिबिलिटीज कवर हुई कि नहीं? AB ट्रांस, AC ट्रांस, AD ट्रांस, BC ट्रांस, BD ट्रांस, CD ट्रांस, आ गया सब, सारे तो कवर हो गए। 3 स्ट्रक्चर में सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो गई। क्लैरिटी? यस और नो? कितने बने? 3। तो ऐसे में आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दूं, आप सिर्फ कॉम्बिनेशन से फटाफट बना सकते हो। यस? सेम अब आ जाओ आप ML6 कॉम्प्लेक्स में आ जाओ बच्चों। तो यहां पर आपके पास आएगा MA6। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस, ओके? MA6, आप बोलोगे सर MA6 में ज्योमेट्रिक आइसोमर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या लगता है आपको, दिखेगा? मैं कितनी भी पॉसिबिलिटीज बना लूं MA6 में, मैं तीनों एक्सेस बना देता हूं आपके लिए, कितनी भी पॉसिबिलिटी बना लूं, हमेशा A के सामने A ही आएगा ना। कुछ नया बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर बनने वाला है? नहीं बनने वाला। तो इसका आंसर 0। कितना इजी। आधे तो एलिमिनेट हो जाते हैं। पब्लिक बच्चे क्या करते हैं, वो पूरी लिस्ट बना के ऐसा रट्टा मारते हैं। अरे भाई आधे से ज्यादा एलिमिनेटेड है, क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको सामने मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, है कि नहीं? ओके, अब समझो मैंने एक बी ले आया, मैं कोई भी एक बी लेके आ गया। चलो कोई एक को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? अभी बी से। मतलब मेरा अब कौन सा पॉसिबिलिटी बना बताओ? A5 B, सही बोल रहा हूं? A5 B। अब यहां पर ज्योमेट्रिक आइसोमर दिखेगा क्या? मैं इस B को कहीं भी शिफ्ट कर दूं, करके देख लो। इस B को मैं कहीं भी शिफ्ट कर दूं, क्या वो हमेशा A के बाजू में ही रहने वाला है और A के सामने ही रहने वाला है? कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहां पर भी ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो आपको समझा, वो एग्जाम में आपको A5B थोड़ी पूछेगा, वो ये पूछेगा राइट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑफ CONH3 5 टाइम्स Cl। तो आपको ये दिमाग लगाना है, अच्छा ये एक मेटल और ये A5 और B ऐसा है, अच्छा आंसर 0 है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ बात? सब लोग को ऐसे सोचना है, सोचना सिखा रहा हूं, कैसे सोचना सीखो। अच्छा अब इमेजिन करो आपके पास मैंने ले लिया
MA4B2 क्या ले लिया? एक लाइगेंड चार, एक तरह के लाइगेंड का 4 यूनिट है, दूसरे तरह के लाइगेंड का 2 यूनिट है आपके पास। आप बोलोगे ठीक है सर, ये भी चलेगा, ये भी करके देखते हैं। यहां पर बी ले लिया, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि बी बी सिस आ गया, ये आ गया। एक पॉसिबिलिटी हो गई कि क्या हो गया? बी बी आ गया सिस। अब इस पॉसिबिलिटी को ध्यान से जरा देखना, इस पॉसिबिलिटी को अगर मैं इसको चेंज करूं और ऐसा लिखूं, ए और बी को यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, यहां पे बी सामने लिख दिया और यहां ए सामने लिख दिया, तो ये नई पॉसिबिलिटी बनी। अब तीसरी पॉसिबिलिटी है क्या यहां पे? खुद सोचो लॉजिकली। तीनों पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ए ट्रांस तुम्हारा यहां कवर हो गया, ए सिस कवर हो गया, बीबी सिस कवर हो गया, बीबी ट्रांस कवर हो गया। मतलब कितनी टोटल पॉसिबिलिटी, कितने टोटल स्ट्रक्चर? 2 टोटल स्ट्रक्चर बन गए। बोलो हाँ या ना? किसी को क्यूरियोसिटी है, घुमा के देख लो, सेम ही बनने वाला है, मेरे को पता है, कोई टेंशन नहीं, बनाओ। बट ये चीज ध्यान में रखो कि ऐसे पागलों जैसा हर पॉसिबिलिटी कवर करने के चक्कर में आधा घंटा नहीं लगाना एक क्वेश्चन के पीछे। इसीलिए ये लॉजिक बता रहा हूं, दैट यू शुड बी वेरी क्लियर कि क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। जा रहा है दिमाग में सब बच्चों के? यस और नो? अब जो तीसरा वाला है वो सबसे ब्यूटीफुल है बच्चों, तीसरा वाला सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल एकदम, मतलब ओहो क्या स्ट्रक्चर है तीसरा वाला, देखना ध्यान से। तीसरा नहीं, चौथा एक्चुअली। MA3 और B3, इसको ऐसा मस्त बॉक्स कर लेना और इसको कर लेना स्टार मार्क। क्यों करना बताता हूं, क्योंकि यहां पर एक नई ही पॉसिबिलिटी बन जाती है, नई ही पॉसिबिलिटी बन जाती है। कैसी नई पॉसिबिलिटी बनती है जरा देखना, बहुत ब्यूटीफुल है। यहां पर आपका सेंटर में मेटल है, वो तो है ही ऑब्वियसली। मैं 3 एक्सेस बना रहा हूं एज यूजुअल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो कहीं नहीं जा रही ना, ये मेरी 3 एक्सेस मैंने बना दी। अब MA3B3 है, ध्यान से देखना जरा। आप बोलोगे ए ए ए और बी बी बी, सारे ए आपस में कैसे हैं? सिस हैं। सारे ए एक दूसरे के बाजू बाजू में है, कोई भी आमने सामने नहीं है, और सारे बी एक दूसरे के बाजू बाजू में, कोई भी आमने सामने नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना बच्चा लोग? ओके, अब देखना द ब्यूटी ऑफ दिस। मैं इसमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी उठा के अलग इंटरचेंज कर दूं। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। कोई भी एक पोजीशन को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, मैं समझो इसको इंटरचेंज कर दिया, इधर ए कर दिया, इधर बी कर दिया। अब क्या हुआ? अब ए बी बाजू बाजू में आ गया, ए बी बाजू बाजू में आ गया, ए बी बाजू बाजू आ गया। ठीक है, मतलब ए बी सिस मिल गया। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर के अंदर तुमको सारे ए बी ट्रांस में भी मिल गया। देखो, ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने बी, मिले कि नहीं मिले? सही है एवरीबॉडी? यस और नो? ए बी ट्रांस पहले से था हमारे पास, ए बी ट्रांस था क्या? हाँ, ए बी ट्रांस पहले से था, एक पॉसिबिलिटी थी, है ना? अच्छा, ऑल यहां पर मैं ऐसे बोलूं, एक मिनट रुको, अब और एक नई पॉसिबिलिटी क्या आएगा? अब देखो यहां पर बी बी ट्रांस मिला, जो पहले नहीं था मेरे पास। फर्स्ट केस में मेरे पास बी बी ट्रांस नहीं था। ए ट्रांस मिला, यस, और ए बी ट्रांस भी मिला। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसमें तीनों ट्रांस वाली पॉसिबिलिटी एक साथ एग्जिस्ट करी है। क्या ये बात समझ में आई सबको? ए ट्रांस, ए बी ट्रांस, बी बी ट्रांस, ये तीनों एक ही स्ट्रक्चर में आया कि नहीं आया? गलत बोला क्या मैंने? सही बोला ना? तो ये ऑल ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया ये? ऑल ट्रांस स्ट्रक्चर। इसमें ऑल ट्रांस मतलब कि सारी पॉसिबिलिटी ट्रांस की बन रही है, सबकी ट्रांस की पॉसिबिलिटी बन रही है। अच्छा, इसके बारे में बताना, ए सिस, ए बी सिस, बी बी सिस बाजू बाजू में, इसमें क्या बोल सकता था? ऑल सिस की पॉसिबिलिटी बन गई थी। बोलो हाँ या ना? एकदम क्लियर। इसीलिए ये यूनिक है।
MA3B3 में टोटल आइसोमर्स तो दो ही है, स्ट्रक्चर तो दो ही है, बट वो कैसे स्ट्रक्चर है, एक ऑल सिस स्ट्रक्चर है, एक ऑल ट्रांस स्ट्रक्चर है। बट यहां पर कहानी खत्म नहीं होती भैया, इनको नए नाम दिए, इनको नए नाम दिए। ऑल सिस वाले को नाम दिया फेस आइसोमर। क्या नाम दिया? फेस आइसोमर। एंड फेस इज नॉट स्पेल्ड विद FACE, फैक मत बोलना, फैक FAC, फेस आइसोमर बोलते हैं हम लोग, क्योंकि फेशियल स्ट्रक्चर से ये आता है। ठीक है, द डेरिवेटिव, द रूट वर्ड इज फेशियल, दैट्स व्हाई फेस। समझ में आ रहा है? फेस। एंड ऑल ट्रांस वाले को नाम दिया मर। क्या नाम दिया? मर। मर। जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जेई के हिसाब से अगर मैं बता दूं तो ये आता है फेशियल वर्ड से, और ये आता है मेरीडियोनल। किसके? मेरीडियोनल वर्ड से, इसलिए फेस और मर। ठीक है, मैं अभी उसमें और इतना अंदर नहीं थीसिस मतलब घुसूंगा नहीं, बट बेसिक आपको आइडिया दे देता हूं कि यहां पर अगर मैं इन सबको डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन करूं तो आपको ऐसा एक फेस ऐसा मिलेगा, मतलब इस पूरे ऑक्टाहेड्रॉन का एक फेस ऐसा मिलेगा जहां पे सारे ए है, दूसरा एक फेस मिलेगा जहां पे सारे बी है। वो साइड से देखोगे तो ए दिखेंगे, ये साइड से देखोगे तो बी दिखेंगे। फेस समझते हो ना, सॉलिड स्टेट चैप्टर में फेस सेंटर्ड वो तो किया हमने, राइट। और मर मतलब मेरीडियोनल। मेरीडियन समझते हो, ज्योग्राफी में पढ़ा था स्कूल में, प्राइम मेरीडियन, लॉन्जिट्यूडनल लाइंस। तो जब ऐसे एक्सिस पे होते हैं ना तो उसको मेरीडियोनल कहते हैं। ठीक है, तो सारे ट्रांस वाले को हमने मर नाम दिया और इसको नाम दे दिया फेस। गया भेजे में, बोलो हाँ या ना। पॉसिबिलिटी समझ में आई? ये बहुत यूनिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है, आपके थियरी में भी आएगा, एंट्रेंस में भी आएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है। अच्छा, अब मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज नहीं कवर कर रहा, मतलब अच्छा A3B3 हो गया, फिर क्या होगा A2, फिर B4, मतलब वो तो पहले वाला ही हो गया, फिर A5, फिर B, फिर वो वापस पहले वाला हो गया। समझ गए ना, AB5 वाला। अब मैं नेक्स्ट एक पॉसिबिलिटी आपके लिए उठाता हूं, सबसे यूनिक, ये जिंदगी में कभी पूछी नहीं जाएगी, आज तक पूछी नहीं गई है, पूछी नहीं जाएगी, बट आपको सिर्फ एक इंटरेस्टिंग है इसलिए बता देता हूं। सपोज ऐसा एक लाइगेंड, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बन जाए जहां पर ABCDEF सब 6 के 6 लाइगेंड अलग है। बताओ, ऐसा बना दिया। वैसे ऐसा बनता नहीं है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, बट सपोज बना दिया, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? आपके 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे? 15। अब ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इन ड्रॉइंग ऑल ऑफ देम, बट आई जस्ट शो यू मैथमेटिकली हाउ इज दिस पॉसिबल। मैथमेटिकल फॉर्मूला ये आपका एनसीआर का फॉर्मूला है, जहां तक मुझे याद है ना, कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपके कैसे बनते हैं। आप सीधा सीधा 6 आपके पास लाइगेंड्स थे और उसको आप यहां पे लगा दे रहे हो। जिनको इतना मैथ्स नहीं समझता, अगर नहीं समझता है तो आपके लिए बेसिक एक्सरसाइज बना देता हूं मैं। एक ऐसा बनेगा जहां पे ए के सामने बी होगा, फिर एक ए के सामने सी होगा, ए के सामने डी होगा, ए के सामने ई होगा, ए के सामने एफ होगा। ऐसा 5 पॉसिबिलिटी ए का बना, बोलो हाँ या ना। यस। फिर एक बार बी के सामने सी, बी डी, बी ई, बी एफ, समझ गए होंगे स्मार्ट बच्चे। फिर एक बार सी डी, सी ई, सी एफ, फिर डी ई, फिर डी एफ और फिर ई एफ। काउंट कर लो, आपके 15 पॉसिबिलिटी सामने सामने बन गए। गिन लो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। यस और नो? क्लियर? मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। ओके, बस अब जरा एक बार देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक आइसोमर के बारे में टेक्स्ट बुक क्या बोलती है। आप कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ऑप्टिकल का क्या? रियलिटी ये है कि आपके बोर्ड्स लेवल पे या अगर मैं सीईटी लेवल पे बोलूं तो ऑप्टिकल के क्वेश्चंस नहीं आते। ऑप्टिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इटसेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट एंड वियर्ड टॉपिक। डिलीटेड में नहीं डाला हुआ है ऑप्टिकल, बट अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, स्टीरियो आइसोमर्स क्या क्या था? तो स्टीरियो आइसोमर्स में सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज डिफरेंट। ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। एटम सेम है, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट अलग है। ठीक है, 2 काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमर है, ज्योमेट्रिक आपको मालूम है, इनैंशियोमर यानी कि ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिक में सिस हो गया, ट्रांस हो गया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में
सेम टू सेम मैंने आपको जितनी अभी पॉसिबिलिटीज बताई वैसे उन्होंने यहां पर आपको पॉसिबिलिटीज अलग अलग ड्रॉ करके एग्जाम्पल के साथ बताई हुई है। अच्छा जरा ये वाला देख लो, PTNH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस, बाय द वे सिस्प्लैटिन है ना, याद होगा सबको बच्चों, कीमोथेरेपी वाला ड्रग जो है स्टार्टिंग में किया था सिस्प्लैटिन, ये किस टाइप का है, MA2B2 टाइप का है, यानी कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, सिस और ट्रांस। अच्छा इसको सिस ट्रांस बोलेंगे क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन सामने है, अमोनिया अमोनिया सामने, और इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन क्लोरीन बाजू में, अमोनिया अमोनिया बाजू में, तो सिस। तो हमारे पुराने जो डेफिनेशंस थे वो तो अभी भी फिट यहां पर बैठते हैं, है ना। सिस आइसोमर हो गया। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट आ जाता है, सिस आइसोमर ज्यादा सॉल्युबल है इन वाटर देन द ट्रांस आइसोमर, ठीक है। सिस आइसोमर इज मोर वाटर सॉल्युबल देन द, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, तो हमको पता ही है यार, है कि नहीं। और ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट है वो भी आपको जनरली लो मिलेगा या जीरो मिलेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो खास करके, या एक न्यूट्रल है और एक नेगेटिव है तो भी आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। ट्रांस का डाइपोल मोमेंट भी बहुत ही लो होता है। ओके, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिस एंड ट्रांस नहीं बनता, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया बॉन्ड एंगल के हिसाब से, याद होगा, है ना। फिर सीधा आ जाओ ऑक्टाहेड्रल में, यहां पर भी उन्होंने A4B2, A4BC, AA B2, ये जो है ये वाला AA ट्वाइस, ये कौन सा है, AA ब्रैकेट करके लिखा है, ये कौन सा है, ये बाइडेंटेट लाइगेंड है बच्चों। कौन सा ये, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लाइगेंड के क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड लेवल पे या सीटी लेवल पे नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। जनरली आपको हमेशा A4B2 या A4BC या फिर A6 इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड लेवल पे पूछे जाएंगे, जैसे कि ये वाला A4B2 टाइप का है। जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम बना के सिखाया अभी, सिर्फ वैसे ही आपको करके बना लेना है। एक में AA ट्रांस कर लेना है, और एक में AB ट्रांस कर लेना है, और एक में BB ट्रांस कर लेना है, और जिसमें आप AA ट्रांस करोगे उसमें BB ट्रांस भी सब साथ में आ ही जाने वाला है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। दो पॉसिबिलिटीज कैसी बन रही, ध्यान से जरा देखना। यहां पर ये सारे सिस हैं देखो, और यहां पर ये क्लोरीन क्लोरीन सामने, तो ये ट्रांस है। तो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, क्लोरीन का ट्रांस होना ये डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि अमोनिया ट्रांस तो यहां भी है ना बच्चों, है कि नहीं। तो एमसीक्यू में ये चीज ध्यान में रख लेना जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, कि कौन से वाले लाइगेंड से आपका डिसाइडिंग है, जो कम क्वांटिटी में कि जो ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब कि MA4B2 में कौन सी लाइगेंड की पोजिशनिंग जो है वो आपकी डिसाइडिंग फैक्टर है। ऑब्वियसली जो कम क्वांटिटी में वो आपकी डिसाइडिंग फैक्टर है, कॉमन सेंस, राइट। सेम वे एक और एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है आपको, A4B2 वाला, ठीक है। ये वाला एग्जांपल प्लीज स्पेसिफिकली मार्क करके रख लेना, ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये खास करके आपके जेई या नीट के अगर हम लोग एंट्रेंस की बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अपन जरा क्वेश्चंस के साथ में इस पर्टिकुलर एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहां पर आपको प्लेन्स और एंगल्स भी ध्यान से देखने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस एंड ट्रांस फंक्शंस। उसके बाद आते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स पे, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है, बात को जरा ध्यान से समझना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमर्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, व्हाई, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक कंडीशन कि काइरल कार्बन होना चाहिए, ये बोला है हमने, कायरलिटी होना चाहिए। कायरलिटी का मतलब कि सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये बात भी सही है। और यहां पर भी फंडा वही है कि सिमेट्री नहीं चाहिए, मतलब कि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस चाहिए। बट बिकॉज यहां पर आपके पास कार्बन नहीं है, अच्छा कार्बन से आप सब चेक कर लो, तो ये इसलिए ट्रिकी लगता है है ना। अब आपको वो रैंडम को एक उठा के दे देगा कंपाउंडर, बोलेगा अच्छा बताओ इसमें ऑप्टिकल आइसोमर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पहली बात तो ये। और दूसरा, अगर ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे तो उसके स्ट्रक्चर कैसे दिखेंगे। नंबर नहीं पूछेगा, बिकॉज ऑब्वियस है ना कि एक डेक्स्ट्रो एक लीवो बन रहा है, तो नंबर पूछ के वो क्या करेगा, उसको मालूम है कि आप 2 ही लिखने वाले हो, है ना। यहां पे कार्बन जैसा तो है नहीं कि कायरल सेंटर 2 हैं तो 4 बन जाएंगे, 2n, वैसा वाला तो है नहीं। यहां पर तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, डेक्स्ट्रो और लीवो, है ना। आपको स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ध्यान से देखना। तो इनैंशियोमर्स को हम लोग समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट जरा ध्यान में रख लेते हैं कि जब आपके पास 2 और मोर, ध्यान से बात को सुनना, ये लिखा हुआ नहीं है टेक्स्ट बुक में, मैं आपको बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2
और मोर बाइडेंटेट लाइगेंड्स होंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, फिर से मेरी बात, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 और मोर बाइडेंटेट लाइगेंड्स होंगे तब ऑप्टिकल आइसोमर दिखेगा। क्या ये बात दिमाग में गई? क्या कंडीशन समझ में आई? मैंने क्या बोला? ऑप्टिकल आइसोमर ज्यादा करके क्या आपको तभी दिखेगा जब 2 और मोर बाइडेंटेट लाइगेंड होंगे। क्लियर? अब एग्जांपल देखो, अच्छे से समझ में आएगा। पहला उन्होंने लिया है कोबाल्ट विद 3 इथिलीन डायमाइन, 3 इथिलीन डायमाइन, है ना। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को उठा के एज इट इज इस इमेज को उठा के यहां पर रख दूं, अगर मैं इस इमेज को उठाकर यहां पर रख दूं ऐसे, तो आपको रियलाइज होगा कि ये देखो, ये दोनों बिल्कुल भी सिमेट्रिकल इमेजेस नहीं हैं। देखो मैं से लाइन बना देता हूं, है ना। ये इस स्ट्रेट लाइन में अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान से देखो, तो इसका एक पंख इधर है और इसके 2 इधर है अलोंग एक्सिस के ये बाजू। तो राइट और लेफ्ट में ये बिल्कुल भी नॉन सुपर इंपोजेबल बन जाते हैं, है ना बच्चों। इस तरह से द बेस्ट वे टू स्टडी ऑलवेज इज टू रिमूव द इमेज एंड लिफ्ट इट एंड पुट इट ओवर, जैसा मैंने अब आपको दिखाया। तो जब आपके पास 2 और मोर बाइडेंटेट लाइगेंड हो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमर दिखेगा। ऑप्टिकल आइसोमर पे क्वेश्चन भले वो जेई की एग्जाम हो या सीईटी भी पूछ सकते हैं, रेयरली पूछते हैं, कभी बोर्ड्स में तो पूछते नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, ऑप्टिकल आइसोमर पे क्वेश्चन ये आएगा कि गिवन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड वेदर इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमर और नॉट, ये सवाल आएगा। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? एक कंपाउंड दिया रहेगा और पूछेगा कि ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। पहला ये सवाल इस टाइप का आएगा। दूसरा कि भाई ये कंपाउंड है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर का स्ट्रक्चर किस तरह का दिखेगा, ये आइडेंटिफिकेशन आपको आने वाला है। क्लियर हुई बात? आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू, ये वाला, इसके ऊपर फोकस करो। और मैंने अभी आपको जो ट्रिक बताई उससे आप आंसर 2 सेकंड में दे सकते हो। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स काइरल है? क्या बोला मैंने? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स काइरल है ना। और सवाल यह था कि भाई काइरल है मतलब ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, बोलो हाँ या ना। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस। और मैंने ट्रिक क्या बताई आपको कि 2 या ज्यादा बाइडेंटेट लाइगेंड हो तो आंख बंद करके बोल देना ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। तो 1 में देखो 2 इथिलीन डायमाइन है और 3 में देखो 3 ऑक्सलेटो हैं। तो 1 and 3 यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए। कितना इजी, बचकांड, बोला हाँ या ना। बस इस टाइप का क्वेश्चन आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एंड ऑल्सो यू नोटिस स्क्वायर प्लेनर या इसमें तो ऑप्टिकल आइसोमर की बात ही नहीं करनी, तो बकवासी है, ठीक है ना। और एक एग्जांपल जैसे कि आप देखो ऑक्टाहेड्रल का ये वाला या आइसोमेरिज्म का इन जनरल, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएगा। क्वेश्चन को गो थ्रू करो, क्या बोलता है आपको। उसने कॉम्प्लेक्स दे दिया CuNH4 NH3 4 टाइम्स PtCl4 एंड PtNH3 4 टाइम्स CuCl4। क्या दोनों कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हैं बच्चों? कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कितना टाइम? 2 सेकंड में आंसर। इजी, बोलो हाँ या ना। यस, इस तरह से। अच्छा, एक और क्वेश्चन जहां पे वो ज्योमेट्रिक आइसोमर या फिर इनेंशियोमर बनाने को बोलेगा। तो देखो इस टाइप का, यहां पे प्रिंटिंग एरर हुआ है। ये En ट्वाइस, मतलब ये En इधर आना चाहिए, ध्यान से देख लो जरा, ये En ट्वाइस ऐसा आना चाहिए, ठीक है। वो En और 2 ऐसा लिख दिया था उन्होंने, ठीक है। और यहां पर देखो PT En थ्राइस। तो अगर आपको मैं बोलूं कि इसका आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ तो आप बोलोगे ठीक है, इसका एक En ऐसा है, दूसरा En ऐसा है, तीसरा En ऐसा है। ये एक हुआ। दूसरा कैसा होगा बताओ जल्दी से? 1 फैन हियर, 1 फैन हियर, 1 फैन हियर। सिंपल। ये देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, ये बहुत आसान चीज है बच्चों। वंस यू गेट द आइडिया, वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट इन योर हेड, बोलो यस और नो। एवरीबॉडी गॉट दिस? सिंपल है ना। तो आपके इनेंशियोमर्स बनाना बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए।
और एक एग्जांपल इन्होंने यूनिक वाला दिया हुआ है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल दोनों दिखेगा, वो ये रहा PtCl2En ट्वाइस। क्या इसमें दो बाइडेंटेट लाइगेंड है? हाँ, तो ऑप्टिकल भी दिखेगा। और क्या ये इस टाइप का है कि मेटल A ट्वाइस B2? क्या ये इस टाइप का भी है? हाँ, है ना। तो इसमें आपको दोनों पॉसिबिलिटीज दिखेगी, ज्योमेट्रिक भी दिखेगा और ऑप्टिकल भी दिखेगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट कि पहले आप ज्योमेट्रिक बनाओगे सिस और ट्रांस, और सिस वाला ऑप्टिकल होगा, ट्रांस वाला ऑप्टिकल नहीं होगा। क्यों? जरा समझते हैं, आपको डायग्राम से बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये रहा आपका सिस आइसोमर। सिस में क्या होता है बच्चों? क्लोरीन क्लोरीन सिस में आ गया, बोलो हाँ या ना। अच्छा, यहां पे क्लोरीन क्लोरीन क्या आ गया? ट्रांस में आ गया। समझ रहे हो बात को? मतलब यहां पर मैं बोल रहा हूं बी बी सिस, यहां पे मैं बोल रहा हूं बी बी ट्रांस। अग्रीड? आप बोलोगे यस, ओके। अब ट्रांस वाले को देखो, अगर मैं ऐसे एक्सिस बनाऊं तो EN दोनों साइड पे आ गए। अब मैं यहां पर इस EN को अगर एक्सचेंज भी कर दूं तो भी सेम बनेगा, है कि नहीं? तो ट्रांस में मेरे को कायरलिटी यानी कि असिमेट्री नहीं दिखेगी। क्या ये बात समझ में आई? और ये बहुत आसान है। वंस यू लुक एट द डायग्राम यू विल फील कि अरे ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि नहीं? बट व्हाट हैपेंस इन सिस? सिस में ये होगा कि दोनों क्लोरीन मैंने ये बाजू रख दिए यहां पे, अब फिर मैं दोनों क्लोरीन को प्लेन के ये साइड भी बना सकता था, है ना। तो ये मेरा प्लेन है, जो मेरा सेंट्रल एक्सिस है, उसके अगर मैं थ्रू देखूं तो अब मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि अच्छा दो सुपर इंपोजिट। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बने? 1 2 एंड 3। बोलो हाँ या ना। 3 टोटल आइसोमर्स बने। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है। बोर्ड्स बेस के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा? वो सिर्फ पूछेगा शो द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ PtEn ट्वाइस Cl ट्वाइस। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट अगर आ गया तो भी बहुत सिंपली आप ये तीनों डायग्राम बना सकते हो। यस बच्चों, सो दैट फिनिशेस ऑफ योर पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म एंड ऑफिशियली फिनिशेस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।